हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर की शुरुआत से ये वीडियो नंबर 14 है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की ये 6वीं वीडियो है। पीछे की 5 वीडियोस में मैंने आप लोगों को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ समझाया। सारे रिजिड बॉडीज के हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विथ प्रूफ देखा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझा और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर अलग अलग रिजिड बॉडीज को आपस में जोड़ा जाए तो उनसे जो रिजिड बॉडीज बनेंगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमें क्या करना है, नंबर 1, सबसे पहले हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो जनरली हमें ऐसे बुक में पढ़ने को या इधर उधर से पढ़ने को नहीं मिलती, जिन पे ही मैक्सिमम आपके जेईई और नीट के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। फिर आज के इस वीडियो में कुछ वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें किसी रिजिड बॉडी में से कुछ पार्ट काट के निकाला जाएगा, फिर जो रिजिड बॉडी बचेगी उसका आपसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा। फिर कुछ जेईई और नीट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसे सिर्फ मेरी वीडियोस को देखने का कोई फायदा नहीं है। और जब आप एक बार में पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो ही दिमाग में कुछ घुसेगा या फिर मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा एडवांस बातें होंगी आज की। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसको थ्योरम बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, वो सब कहने की बात है। देखो ध्यान से, किसी रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सबको पता है, I = mr²। सपोज m की जगह m1 ले लेते हैं। इसके ऊपर आपने एक और रिंग रखी। अब आपसे कहा जाए कि अब ये जो रिजिड बॉडी बनी एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग की स्टैकिंग करने से, ऐसे एक चूड़ी ले लो घर में, एक चूड़ी, उसके ऊपर एक और चूड़ी आपने रखी। अब अगर इस फिगर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा तो क्या होगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर एक रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो, दूसरे रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो, तो टोटल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1 + I2। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे तो क्या होगा, I = m1r² प्लस ऊपर वाली जो रिंग रखी, सपोज उसका मास m2 है तो ये हुआ m2r²। फिर एक और रिंग रखी m3r², फिर एक और रिंग रखी m4r², ऐसी ढेर सारी रिंग रखी। तो बनेगा क्या, अगर ढेर सारे इस तरह से रिंग को हम एक दूसरे के ऊपर सजाते चले जाएं तो इससे जो बनेगा फिगर वो होगा एक हॉलो सिलेंडर। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = m1 + m2 + ... जहां तक भी रखेंगे × r²। और ये क्या होगा, ये होगा टोटल मास, यानी इन सारी रिंग्स को रखने के बाद जो फिगर बना है उसका मास, यानी कि सिलेंडर का मास। उसका मास अगर m ले ले तो आएगा mr²। नोट दैट फॉर्मूले का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। और यही बात आपको समझनी है कि जब भी किसी रिजिड बॉडी पे वैसे ही दूसरी रिजिड बॉडीज को रख के हम उसकी स्टैकिंग करते हैं तो जो फॉर्मूला पहले रिजिड बॉडी के लिए लगता है ठीक वही फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, ठीक वैसा ही फॉर्मूला उनके मिलने से जो नई रिजिड बॉडी बनती है उसके लिए भी वही फॉर्मूला लगता है। बट यहां क्या करेंगे, यहां इसमें जो m1 आपको दिखाई दे रहा है वो एक रिंग का मास होगा, या अगर सिंपली m बोले तो, यानी जो फॉर्मूले में मास आपको जो भी दिख रहा होगा वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास होगा। यहां पे जो मास दिखाई दे रहा है वो रिंग का मास है और यहां जो मास दिखाई दे रहा है वो इस सिलेंडर का मास है। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर मास यहां 1 kg होगा, ऐसे ढेर सारी आपने रिंग्स सजाई तो ऑब्वियसली मास बढ़ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो फाइनल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो ज्यादा आएगी, बट फॉर्मूला सेम यूज होगा। यही पॉइंट आपको समझना है। तो ये पहला एग्जांपल क्लियर हुआ, रिंग से हमने क्या बनाया, सिलेंडर। और क्या सीखने को, क्या समझने को मिला, यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे समझने की बात है वो ये कि अगर किसी रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो तो उसके फॉर्मूले का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। अगर वैसे ही रिजिड बॉडी की हम स्टैकिंग करके एक नई रिजिड बॉडी बने तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ध्यान देना, यहां मास किसका है, रिंग का, यहां मास किसका होगा, सिलेंडर का।
ठीक वैसे ही अगर आपने लिया एक डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है या नहीं पता है? पता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अगर ऐसे ही हम एक डिस्क के ऊपर ढेर सारे डिस्क को सजाएं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी यहां 12 नहीं 2 होगा, तो सॉलिड सिलेंडर का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका भी फॉर्मूला यही होगा, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अभी हमने क्या बनाया था? रिंग से एक हॉलो सिलेंडर। अब हमने क्या समझा कि अगर डिस्क की स्टैकिंग की जाए तो क्या मिलेगा हमें? एक सॉलिड सिलेंडर, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ध्यान देना, यहां एम किसका मास है? सिलेंडर का। यहां एम किसका मास है? इस डिस्क का। तो ये दो एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए। और एग्जांपल्स देखो, और एग्जांपल्स देखो। ये एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। रॉड की आपने स्टैकिंग करी, एक रॉड के ऊपर दूसरा रॉड, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर सारे रॉड्स रखे। अब आपको क्या मिलेगा? रॉड की अगर स्टैकिंग की जाएगी, एक रॉड के ऊपर दूसरा रॉड सजा कर रखा जाएगा, तो अब आपको मिलेगा एक रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर लैमिना। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 है, तो इसकी स्टैकिंग से जो ऐसे रेक्टेंगुलर लैमिना बनेगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। क्या? I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। यहां एम किसका मास है? इस रेक्टेंगुलर प्लेट का। यहां एम किसका मास है? इस रॉड का। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही लगता है। हाँ, मास की वैल्यू तो हमें चेंज करके लिखनी पड़ेगी, या ऐसे आप याद रखो कि जो रिजिड बॉडी है बस उसी का मास हमें पुट करना है। तो रिंग से बना क्या? हॉलो सिलेंडर। डिस्क से क्या बना? सॉलिड सिलेंडर। रॉड से क्या बना? प्लेट। अब करेंगे प्लेट की स्टैकिंग। एक अगर रेक्टेंगुलर प्लेट लें, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलर प्लेट, फिर एक और रेक्टेंगुलर प्लेट, ढेर सारी रेक्टेंगुलर प्लेट्स को सजाएं, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? आप अपनी बुक को ध्यान से देखो, आप अपने रजिस्टर को ध्यान से देखो, आपकी बुक में फिजिक्स की जो भी बुक होगी उसको ध्यान से देखो। उसके हर एक पेज को आप एक रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में मान सकते हो। तो पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज ढेर सारे रखे हुए हैं, तो फाइनली क्या बन रहा है? वो बन रहा है क्यूबॉइड। तो जो फॉर्मूला रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए लगेगा, ठीक वही फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए भी लगेगा। अच्छा, अगर प्लेट है, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। यही होता है। इसमें ये है L और ये है B और M है इसका मास। इसके ऊपर आपने ढेर सारी प्लेट्स सजाई, उससे क्या बना? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। क्यूबॉइड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। इसमें ये हो L और ये हो B। मास इसका अगर M हो तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यही आएगा, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इसमें इस हाइट से कोई लेना देना नहीं है। यहां m किसका मास है? इस क्यूबॉइड का मास है। यहां m किसका मास है? रेक्टेंगुलर प्लेट का मास है। और ये जो क्यूबॉइड है वो किस तरह का क्यूबॉइड होगा? ये एक सॉलिड क्यूबॉइड होगा। तो यहां अब हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, एक नई रिजिड बॉडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आपने याद करे हैं, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम याद होना चाहिए। कितना? I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। इसको डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर याद है, दिमाग में आपने सजाया कि अगर स्टैकिंग करेंगे तो जो रिजिड बॉडी बनेगी उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही होगा, बस मास इसका मास होगा। इसी का एक स्पेशल केस बना सकते हो। इसमें अगर L को और B को इक्वल कर दिया जाए और H को भी इक्वल कर दिया जाए तो ये क्यूबॉइड क्या बन जाएगा? क्यूब। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम बता सकते हैं। इसी में नोट में लिख लेना। नोट में क्या लिखना है इसी के नीचे? इफ L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H, तब क्या बन जाएगा ये? तब ये बनेगा क्यूबॉइड। कैसा क्यूबॉइड? सॉलिड क्यूबॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बना हमारा एक सॉलिड क्यूबॉइड और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, यानी m। अगर L और B को हम सेम करें
सेम करेंगे तो क्या होगा, 2 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा ml²/12, जिसमें l इसके कोर की लेंथ है। यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो क्या सीखा आपने कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई रिजिड बॉडी हमें गिवन है, अगर उस एक्सिस के अबाउट वैसे ही और रिजिड बॉडीज की हम स्टैकिंग करें या किसी दूसरे प्लेस पे भी अगर हम रखें, मास डिस्ट्रीब्यूशन बस सेम होना चाहिए। यानी जैसे रॉड का ऐसा शेप गिवन है, एल शेप, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। इस एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए तो कैलकुलेट कर लोगे। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है ml²/12, लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दोनों को जोड़ देंगे, इस पूरे फिगर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके देखो, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए थे। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट ये एक फिगर गिवन है, ऐसा ही एक और फिगर बनाया जाए, ऐसा ही एक और फिगर बनाया जाए, ऐसा ही एक और फिगर बनाया जाए, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसका मिला है, इसका जो भी आंसर आया होगा, ठीक वही फॉर्मूला इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी लगेगा, बस मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मास की वैल्यू क्या करेंगे, इसका मास जो भी होगा, अब मास को 4 टाइम्स कर देंगे, पूरे कॉन्फ़िगरेशन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझ आई, और हमने 2 नए फॉर्मूले भी यहां से फाइंड आउट किए, एक सॉलिड क्यूब का फॉर्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, और एक सॉलिड क्यूबॉइड के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब इसमें देखो, अगर आपसे हॉलो क्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो क्यूब। पहले तो आप हॉलो क्यूब का कोई एग्जांपल सोचो, जैसे चौक का डब्बा हो गया, हॉलो क्यूब का एग्जांपल है, उसमें 6 स्क्वायर प्लेट्स होंगी, या आपका जो कमरा होगा वो तो क्यूबॉइड शेप का होगा। बस अगर उसको आप क्यूब के शेप में एज्यूम करो तो ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार, और छत, और ये नीचे का बेस, जमीन, ये 6 स्क्वायर प्लेट्स से, 6 स्क्वायर दीवारों से मिलकर ये क्यूब बना है। ठीक वैसा ही हमारे पास एक क्यूब गिवन है, हॉलो है, इसका मास है m, और किसी भी कोर की लेंथ है a। इसका हमसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधे सीधे कि इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और इस पे बना के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें अगर हम किसी एक प्लेट के बारे में सोचें तो सिंस ये 6 एक जैसी स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना है, तो जो एक प्लेट होगी, इस एक प्लेट का मास कितना होगा, इसका मास अगर स्मॉल m माना जाए तो स्मॉल m की वैल्यू होगी कैपिटल M/6। इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर वाले प्लेट और नीचे वाले प्लेट के लिए जो एक्सिस है वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगी। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात सेम होगा। दूसरी बात, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 कहा जाए तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ही होगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट बाकी की जो 4 दीवारें हैं, बाकी की जो 4 स्क्वायर प्लेट्स हैं, उनका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि मास भी सेम और एक्सिस के अबाउट लोकेशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम। तो समझ पा रहे हो आप, एक कमरा सपोज अगर क्यूब शेप का है, यहां से ठीक बीचों बीच ऐसा एक्सिस पास हो रही है, ऊपर वाले छत का और नीचे वाले जमीन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सेम, इस दीवार का, उस दीवार का, इस दीवार का और पीछे वाली दीवार का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 माना जाए तो बाकी चारों का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ही होगा, यानी इसका भी I2, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2, पीछे वाले का भी I2 और सामने वाले का भी I2। लिख दें, लिखने से ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। ये I2 जो लिखा हुआ है वो सामने वाली फेस पे है। तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल्स टू आएगा 2I1 प्लस 4 टाइम्स I2। 2 टाइम्स I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ml² प्लस b²/12 वाले फॉर्मूले में जब l और b को आप इक्वल करते हो तो आता है ml²/6। यहां l की वैल्यू a गिवन है तो ये आएगा ma²/6। ध्यान देना, मास कौन सा पुट करेंगे, एक स्क्वायर प्लेट का मास पुट करेंगे। यहां मास कौन सा मास है, ये पूरे क्यूब का मास है जो किन से मिलकर बना है, 6 ऐसे स्क्वायर प्लेट से मिलकर बना है। तो एक स्क्वायर प्लेट का मास कितना होगा, m/6। तो उसको स्मॉल m अभी ले लेते हैं, लास्ट में सॉल्व करने के बाद स्मॉल m की वैल्यू भी पुट कर देंगे।
तो ये I1 की वैल्यू हमने लिख दी, इसमें कोई डाउट नहीं है, +4 टाइम्स, अब देखो ये I2 कैसे लिखेंगे। I2 की वैल्यू को लिखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस स्क्वायर प्लेट का क्या इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं? ये कैसा केस है? ये वाला केस है, प्लेट ऐसे और एक्सिस ऐसे। इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो जो कि ICM भी होगा, तो इसके पैरेलल, अब यहां से सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बता सकते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/12। अरे वही रॉड वाला केस, जैसे ये आपका स्क्वायर प्लेट है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या करेंगे, इसको ढेर सारे ऐसे रॉड से हम मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जो फॉर्मूला रॉड के लिए लगेगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। क्या होगा, टोटल मास इस स्क्वायर प्लेट का a²/12। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर वही जो रॉड का, मास इसका। तो ma²/12 इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ जो कि ICM भी होगा। अब लगाएंगे इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दोनों एक्सिसेस के बीच की सेपरेशन भी हमें चाहिए, वो होगी कोर की लेंथ का आधा यानी a/2। तो हम इसमें लिखने जा रहे हैं, पहले लिखते हैं ICM होगा m में स्मॉल m पुट करेंगे, ma²/12 प्लस md²। में d की वैल्यू है a/2, उसका स्क्वायर करेंगे a²/4। समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहां पे फिजिक्स का काम खत्म होता है, अब इसके बाद मैथमेटिक्स का काम चालू। तो सॉल्व करते हैं। 2 से 6 कट जाएगा, ma²/3 प्लस ये कितना होगा जोड़ने पे, ब्रैकेट के भीतर 3 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आएगा 12। डिनोमिनेटर में 12 हो गया, ऊपर 3 और 1 4, फिर 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो आएगा 4 ma²/3। घर पे सॉल्व कर लेना आराम से। आई की वैल्यू फाइनली आएगी 5 ma²/3। अब फाइनली m की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू वो रही m/6, तो m/6 पुट करोगे आप तो i की वैल्यू आएगी 5/18 ma²। ये होता है हॉलो क्यूब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब सोचो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो आपसे इस एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? ICM प्लस md²। d क्या होगा? दोनों के बीच का सेपरेशन, ये आएगा इस क्यूब के डायगोनल का आधा। डायगोनल होगा a√2, उसका आधा होगा a/√2। पुट कर लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर और इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका हम लोगों ने डिटेल में टेलर लिया था पिछले वीडियो में। अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको समझ आएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर्स कैसे क्वेश्चन बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब ये क्यूब व्यूब निपटा लोगे तो 3 नए फॉर्मूले मिले, हॉलो क्यूब, सॉलिड क्यूब और सॉलिड क्यूबॉइड। अब इसमें आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर हॉलो क्यूबॉइड होगा तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न कहीं पूछा जाएगा, न कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा और ना आपको निकालना है। खुद सोचो अगर क्यूबॉइड आ जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा निकालना। ये क्यूबॉइड है, इसका टोटल मास m है। पहली बात तो इन सारे प्लेट्स का मास अलग अलग होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम होगा बट अलग होगा, इसका सेम होगा बट अलग होगा, सामने वाले और पीछे वाले का भी जो मास है प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, उसका मास अलग होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मान लो लिख देंगे। इस केस के लिए फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना होगा और सामने वाले और पीछे वाले के लिए भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना होगा। इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वैसा क्वेश्चन पूछा जाना। तो आपको हॉलो क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो फॉर्मूले वाली लिस्ट में जहां भी आपने लिस्ट बनाई होगी इनको जोड़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे स्टैकिंग किए हमने और हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, ठीक वैसे ही अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 तो और भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत ही ध्यान से सुनना।
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर उस रिजिड बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में काट दें तो जो कटा हुआ पार्ट है उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वही होगा का मतलब फॉर्मूले का स्ट्रक्चर वही होगा। ऑब्वियसली मास को कम करके या जो अब बचेगी रिजिड बॉडी उसका मास हमें पुट करना पड़ेगा। एक तरह से स्टैकिंग वाले कॉन्सेप्ट का ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। जैसे रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये पता है ना। क्रॉस का क्या मतलब होता है, एक्सिस ऐसे पास हो रही है, यहां डॉट भी लगा सकते हो, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आई इज इक्वल्स टू ये होता है एम आर स्क्वायर। इसको आपने बीच से काट दिया, इसको आपने क्या किया, बीच से काट दिया। अब ये पोर्शन अगर उड़ा दिया जाए, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही होगा। बस ध्यान देना है, यहां मास इसका है और यहां एम इसका है। फिर इसको अगर बीच से और काट दिया जाए, अब क्या बचा भाई, अब इतना पार्ट बच गया। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। बस ध्यान देना है, यहां एम की जगह इस पर्टिकुलर जो आर्क लेंथ है या एक पूरे सर्किल का 1/4 भाग है, इसका जो भी मास आएगा वो पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे मास गिवन है तो सीधे सीधे पुट करेंगे। अगर इसका मास गिवन हो और कहा जाए कि इसको ऐसे 4 भागों में काटा जाता है और अब एक भाग का आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो उसका मास जितना भी गिवन होगा उसका 1/4 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट करेंगे। तो सोचो जरा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगा ना। जैसे यहाँ 4 kg है तो वो हो जाएगा 1 kg, तो ऑब्वियसली उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मास कम हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम होगा ही होगा। इसको और काटो, काटते काटते एक छोटा सा पार्टिकल बना दो, तो इस पार्टिकल का भी अगर मास m है तो इसका भी इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। और यही होता भी है, एक पार्टिकल जब किसी एक्सिस के अबाउट r रेडियस में ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तो उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यही तो फॉर्मूला होता है। तो कटिंग करने पे भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। इसमें चाहे तो आप इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इस केस में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। कुछ लोग इंटीग्रेशन भी करके इसको सॉल्व करते हैं, नहीं भाई जबरदस्ती इंटीग्रेशन नहीं करना। फिर देखो अगला एग्जांपल, सब फिगर बनाते रहना, सब फिगर बनाते रहना। इसके अबाउट ये भी रिंग है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिंग, मास m, रेडियस r। ये कौन सी एक्सिस है, ये डायमेट्रिक एक्सिस है। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है नहीं पता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको अगर इस वाले पोर्शन को उड़ा दिया जाए, अब ये वाले एंड और इस वाले एंड से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो, ये चीज ऐसे ऐसे रोटेट करे, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। उसके बाद इसको और काटो, इतना कर दिया आपने पोर्शन। इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होगा, I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। प्रूफ कर दें क्या इसको प्रूफ कर दें, प्रूफ छोड़ देते हैं, प्रूफ आप ट्राई करना। अगर नहीं होगा और आपको लगेगा कि नहीं सर इंटीग्रेशन से भी एक बार प्रूफ करके दिखा दो कि संतुष्टि हो जाए कि हाँ सर इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही आ रहा है, जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो कॉन्सेप्ट सत्य है, परम सत्य है, इस केस में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, तो इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर देंगे कि कर ही दें। चलो कर ही देते हैं, 5 मिनट लगेगा, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कह दिया जाए कि नहीं इंटीग्रेशन से आप सॉल्व करके दिखाइए या इंटीग्रेशन से सॉल्व करिए, देखो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकालेंगे। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। इसका मास कितना है, इसका मास है m और रेडियस कितनी है r। ये क्या है, सर्कुलर वायर को 4 भागों में काटा गया है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐसे थीटा एंगल पे, ये ले लेंगे डी थीटा, इस r की लेंथ को मान लेंगे dx। इसका अगर इस dx लेंथ का जो एलिमेंटल लेंथ है, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये करेगा ऐसे सर्कुलर मोशन,
ये वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला पॉइंट ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। समझ पा रहे हो ये चीज कैसे रोटेट कर रही है, कैसे रिवॉल्व हो रही है। हम सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका टोटल लेंथ कितना होगा? पूरे सर्कुलर ट्रैक का लेंथ होता है 2πr, उसका किया हमने 1/4 भाग। इसका मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास आएगा m/πr/2। 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2m/πr कर देते हैं। इसलिए dx लेंथ का मास कितना होगा? 2m/πr इंटू dx। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां से dx की वैल्यू मिलेगी r d थीटा। पुट कर दो, तो ये जो आ रहा है ये dx लेंथ का मास है, ये dm होगा, छोटा सा मास। तो dm की वैल्यू हमें मिलेगी 2m/πr इंटू dx की वैल्यू यहां से पुट किया r d थीटा, इसमें r से r निपट गया, ये आ गया 2m/π इंटू d थीटा, ये आ गया dm। अच्छा, ये जब घूमेगा तो इसके सर्कल की रेडियस ये होगी। अगर ये r है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। r का जो ये वाला कंपोनेंट है वो आएगा r cos थीटा। तो इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा सा होगा, di। क्या लगाते हैं फॉर्मूला, dm/r²। di इज इक्वल्स टू, dm की वैल्यू ये रही 2m/π इंटू d थीटा, r², यही r है, r की वैल्यू होगी कैपिटल R cos थीटा, उसका स्क्वायर करोगे आप तो आएगा r² cos² थीटा। di इज इक्वल्स टू 2m/r²/π cos² थीटा d थीटा। इसलिए पूरे के पूरे ये जो आर्क वायर आपको दिया गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू होगा इसका इंटीग्रेशन 2m/r²/π इंटीग्रेशन cos² थीटा d थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2। सबसे पहला हमें एलिमेंटल मास कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। सबसे ऊपर वाला जब मिलेगा उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा cos² थीटा का, ये भी बताना पड़ेगा, 2m/r²/π। cos² थीटा को आप लिखो 1 + cos2 θ/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2। बस 1-2 स्टेप और देख लो, इससे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और लॉजिक से जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई उससे आप कितनी जल्दी आराम से इसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको समझ आएगा कि इसमें उसमें क्या फर्क है। ये आ गया 2mr²/π। अब इसमें इस 2 से इस 2 को उड़ा भी देते हैं, इस 2 से इस 2 को निपटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। 1 का जो इंटीग्रेशन है ये होगा थीटा, क्यों भाई, 1 इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा इज व्हाट, थीटा। cos2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आएगा 1/2 sin 2 थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू π/2 mr²/π। अब इसमें थीटा की वैल्यू π/2 हमें पुट करनी है, यहां पुट करेंगे π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, sin π की वैल्यू होती है 0, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, दैट इज π/2। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट हमने इस पूरे पोर्शन में पुट किया, ये वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ मिला हमें π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0, ये भी 0, और sin 0 डिग्री की वैल्यू ये भी 0, यानी सिर्फ बचेगा π/2। तो ये आएगा mr²/π इंटू π/2, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया mr²/2। द सेम फॉर्मूला आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो मैंने बताया था कि डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रिंग का mr²/2 है तो उसको अगर हम काटेंगे तो कटिंग पार्ट का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही आएगा। तो अब एकदम क्लियर हो गया, मैंने ऐसे कहकर छोड़ भी नहीं दिया कि इंटीग्रेशन से निकाल लेना, देख लेना, देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। मुझसे पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो अब कोई डाउट नहीं है इस पार्ट में। अब बताओ किसको काटा जाए। अब उठाते हैं डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ये होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr²/2। डिस्क को अगर काटा हमने आधे पार्ट में,
इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। यहां डिस्क ऐसे बनाई गई है, यहां डिस्क मैंने ऐसे बनाया है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही होगा I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू। बट ध्यान देना यहाँ मास किसका है, इसका। जो जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसी रिजिड बॉडी का मास उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहां मास किसका है, कंप्लीट डिस्क का। इसको अगर एक पार्ट में और काट दिया जाए ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तो इसका भी अगर मास m हो और रेडियस r हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा m r स्क्वायर बाई टू। और ये JEE 2001 का क्वेश्चन बहुत पहले आया था, बट देखो कि लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। आप पढ़ के जाते हो, ये आ जाता है कि भाई काट दें, फिर एक बार और काट दें, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, फॉर्मूला वही लगेगा। क्वेश्चन में इसका सीधे सीधे मास दिया गया था, तो सीधे सीधे फॉर्मूला वही लगाएंगे, मास m की जगह m ही पुट करेंगे और यही आंसर आएगा। तो रिंग को काट लिए, डिस्क को काट लिए, अब क्या किया जाए, अब लिया जाए रेक्टेंगुलर लैमिना, और रेक्टेंगुलर लैमिना को काट के देखा जाए कि अलग अलग केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कैसे निकलेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो ये है एक रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मास है m, लेंथ है l, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर बाई 12। याद करो ऐसे रॉड वाला केस, जो रॉड का वही फॉर्मूला इसके भी। इसको अगर ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया जाए, इस वाले पार्ट को क्या किया जाए, काट के निकाल दिया जाए, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचेगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, I इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर बाई 12। बट मास किसका पुट करेंगे, इसका। क्वेश्चन में अगर इसका मास गिवन है और फिर पूछा जाए कि काट के अगर इतना पार्ट बनाया जाए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो अब m की जगह m बाई 2 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब आएगी ml स्क्वायर बाई 24। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको रॉड से भी, अगर डिफरेंट रॉड से मिलकर बना हुआ मानो, तो रॉड में वो वाला केस लगेगा जिसमें एक्सिस उसके एक एंड से जाती है, तो रॉड का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 3, और फिर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, यानी ml स्क्वायर बाई 24। तो ये इस केस से ही लिंक्ड है, कनेक्टेड है। ये समझ आ रहा है कि अगर इसको ऐसे काटेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, सेम होगा। रॉड वाले केस में करके देख लेना, सेम आएगा। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको अगर ऐसे काटा जाए डायगोनली, तो डायगोनली काटोगे आप तो ऐसा कुछ फिगर आपको मिलेगा, और यहां होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। बस ध्यान देना m किसका मास है, इसका मास। यहां m किसका मास है, पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का मास। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे। वेरी गुड। अब किसको काटा जाए, अब किसको काटें, अब लेते हैं स्फीयर का एग्जांपल। स्फीयर का एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बना के। यह एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, ये एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 है हमारा स्क्वायर। बीच से काटो, बीच से काटोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, यही फॉर्मूला लगेगा, I इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। बस ध्यान देना मास किसका है, इस हेमीस्फीयर का मास है। क्वेश्चन में अगर इसका मास गिवन और कहा जाए काटा जाता है तो फिर फॉर्मूला यही लगाएंगे, बट m की जगह क्या पुट करेंगे, m/2, क्योंकि मास आधा हो गया, तो m/2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/5 mr स्क्वायर। अगर इसका मास m गिवन है और इससे काट के बनाया जाए तो फिर ये I की वैल्यू आ जाएगी 2/5 m/2 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज I इज इक्वल्स टू 1/5 mr स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये याद रखो, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि काटा जाता है तो तुरंत हम कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। फिर देखो अगर इसको और काट दिया जाए आधा, तो और आधा काटोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस एक्सेस के अबाउट यही आएगा 2/5 mr²। m अब की बार इसका पुट करेंगे, इसका मास गिवन होगा, वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले एक बार काटा m/2, एक बार और काटा m/4, तो इसमें m की जगह m/4 पुट करेंगे अगर इसका मास गिवन होगा तो। नहीं, सीधे सीधे अगर इसका मास गिवन होगा तो सीधे सीधे यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही आंसर आएगा 2/5 mr²। कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर अगर इस स्फीयर को ऐसे काटने की बजाय दूसरे तरीके से काटें, दूसरे तरीके से काटेंगे तो क्या होगा, इसको अगर ऐसे काटा जाए इस तरीके से, तो एक स्फीयर मिलेगा हमें कुछ ऐसा, और उसके नीचे एक स्फीयर ऐसा मिलेगा, और एक्सिस ऐसे पास हो रही है। जो नीचे वाला पोर्शन होगा और जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यानी दोनों पोर्शन का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सेम है। इस केस में भी इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसी फॉर्मूले से दिया जाएगा, I = 2/5 mr²। मास किसका पुट करेंगे, इसका पुट करेंगे। बार बार कह रहे हैं ताकि दिमाग में अच्छे से आपके बैठ जाए। अगर इससे काट के बनाया गया क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो m की जगह m/2 पुट करेंगे, 1/5 mr² आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था ये। अच्छा, और भी किसी तरीके से काटा जाए, और भी किसी तरीके से अगर आप काटोगे, अगर ऐसे काटते हो, ऐसे काटोगे, तो अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसके रेस्पेक्ट में देखो और इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये जो एक्सिस पास हो रही है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास इधर है, थोड़ा इधर भी है, इसमें तो पूरा पूरा ही इधर दिख रहा है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाने की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। अब नहीं कह सकते कि इसका भी हर एक पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल होगा। कटिंग करने में ये भी ध्यान देना है कि जो दोनों पोर्शंस हैं उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तभी सेम होगा जब मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। इससे पहले मैंने जितने भी एग्जांपल बताए हैं उनमें सब में मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम था, तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा। और यहां तक मेरे ख्याल से काटा भी नहीं जाएगा, बहुत कटिंग हो गई। तो हमने रिंग को काटा, डिस्क को काटा, रेक्टेंगुलर प्लेट को काटा, स्फीयर को काटा। अब इसी तरह से तुम सिलेंडर के लिए और कोन के लिए भी समझ सकते हो कि अगर कटिंग फटिंग करी जाए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। जैसे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये क्या है, यह है सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²/2। आधा काट दिया आपने, अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचा काटने के बाद, ऐसा ही होगा। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए, ये भी इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। बस मास किसका होगा, इसका मास होगा। इसमें अगर और इसको आधे पार्ट में काट दिया जाए तो उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फॉर्मूले से निकलेगा। कोन होगा, कोन को भी बीच से काटोगे, उसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब काटते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबॉइड का भी केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा फिगर भी समझना होगा तुम्हें। ये क्यूबॉइड, फिगर ठीक बन रहा है, समझ आ रहा है, लग रहा है क्यूबॉइड जैसा, बिल्कुल लग रहा है। इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आज की ही वीडियो में आपको बताया। क्या होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए, कैसे बना है ये, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट की स्टैकिंग करके। तो जो फार्मूला रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए लगेगा वही इसके लिए भी लगेगा। क्या, I = ml² + b²/12। अब आपने इसको ऐसे बीच से काटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको अगर ऐसे काटे, ऐसे मतलब यहां और उस सामने वाले कोर से, तो इसमें थोड़ा फिगर ध्यान से समझना होगा कि कैसे इसमें कटिंग की जा रही है। फिर से बनाते हैं क्यूब। इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन को जोड़ो और इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन को जोड़ो,
और इसको ऐसे स्क्रैच कर देते हैं। कुछ फील हो रहा है कैसे काटा जा रहा है इसको? फील हो रहा होगा। और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन अब भी वही है। अगर इसको ऐसे दो पार्ट में काटा जाए तो हर एक पार्ट का, यानी इस ऊपर वाले पार्ट का और इस नीचे वाले पार्ट का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा, ml² + b² / 12। बस मास इसका पुट करेंगे जो कि आधा हो जाएगा, तो आएगा ml² + b² / 24। और नहीं पूरा पूरा मास गिवन है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर इसको ऐसे ना काट के एक कोर से दूसरे वाले साइड के नीचे ऐसे काटा जाए, अब की बार कटिंग कैसे की जा रही है? अब की बार कटिंग कैसे की जा रही है, ध्यान से देखना। फिर से ये हमारा क्यूबॉइड, हमने अब इसको कैसे कटिंग करनी है? ये फील हो रहा है कैसे काटा जा रहा है? समझ आ रहा होगा आपको। ये कोर ले लो और नीचे वाले के उस साइड का कोर लो और ऐसे तिरछा काटो। तो ऐसे काटोगे तो भी जो दो पार्ट मिलेगा प्रिज्म जैसा होगा, उसमें भी इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। यानी यहां भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो बाबू यही लगेगा, ml² + b² / 12। बस मास किसका पुट करेंगे? इस हाफ पोर्शन का। तो आई थिंक इतना एग्जाम्पल देखने से आपको क्लियर हुआ होगा कि कटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर किसी भी रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो और उसको अगर काटा जाए इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट के लिए भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है वो वही लगेगा। बस मास जिस फॉर्मूले, जिस रिजिड बॉडी के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका मास पुट करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। तो इतने एग्जांपल्स देखने से ये सब कटिंग फटिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर पहले से आपको उसका फॉर्मूला या सॉल्यूशन ना पता हो और डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन से आमना सामना हो जाए तो काफी संभावना है कि आप फंस जाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए एज वेल एज नीट के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, लैमिना है, मास m है, साइड की लेंथ है a। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो इसका सेंट्रॉइड है या जो सेंटर है उससे पास होने वाली और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट अगर ये ऐसे 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 रोटेट करे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। क्या ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पढ़ा था, वो मैंने प्रूफ करके आप लोगों को बताया था। ये एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान से देखो। मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये होता है 2/5 mr²। इसमें एक ये पार्ट है और एक ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। अगर इस स्फीयर को बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा स्फीयर बना दिया जाए, तो क्या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। I = फिर आपको सामने यही 2/5 लिखना होगा और mr² लिखना होगा। हाँ, अब m इस बड़े वाले स्फीयर का पुट करेंगे, r भी इस बड़े वाले स्फीयर का पुट करेंगे, जो भी आएगा। यानी अगर शेप चेंज ना हो, सिर्फ साइज इंक्रीज हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो वही लगता है। बस अब मास, नया वाला मास, रेडियस ऑफ साइड, नई वाली रेडियस ऑफ साइड हम पुट करेंगे उसमें। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, कैलकुलेट करना है। हमने कितना मान लिया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो इस I की वैल्यू को मान लेते हैं, लेट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज kma², वेयर k इज अ कांस्टेंट। ऐसा ही फॉर्मेट मैंने क्यों माना है? देखो, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो इसी फॉर्मेट का है, या तो साइड का स्क्वायर होता है या तो रेडियस का स्क्वायर होता है। देख लो, रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr² / 2, आपके स्फीयर के लिए 2/5 mr²,
तो आगे 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है। तो उसकी जगह मैंने क्या मान लिया, k, और m होगा ही होगा और साइड का स्क्वायर भी होगा ही होगा। अब इसी k की वैल्यू एक तरह से हमें फाइंड आउट करनी है या i की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ऐसा ही एक और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना यहां, एक और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना यहां, और फिर एक और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना यहां, यानी 3 एक्स्ट्रा इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे हम ऐसे सटा के रखें, तो क्या बनेगा इनसे? इनसे बनेगा एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना। सेंटर वही होगा, तो इस बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पहली बात तो सेम होगा। अगर ये I है तो ये I डैश मान लेते हैं, ये भी I डैश और ये भी I डैश, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना, ये क्या होगा? ये आएगा, बड़े वाले का क्या मान लें? I0 मान लें। I0 इज इक्वल्स टू K, बड़े वाले का मास और बड़े वाले की साइड का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला इसके लिए लगेगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा, बस साइज बढ़ रही है, साइज का एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर इस वाले का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया K ma स्क्वायर माना है, तो उस बड़े वाले के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। K m की जगह अब इस बड़े वाले का मास पुट करेंगे, जो कि m प्लस m प्लस m प्लस m यानी कि 4m होगा, और साइड हो जाएगी a प्लस a दैट इज 2a, तो 2a का स्क्वायर। तो I0 इज इक्वल्स टू आएगा कितना होगा? 4 इंटू 4 16 kma स्क्वायर, और kma स्क्वायर क्या है? I, तो I0 इज इक्वल्स टू आएगा 16I। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि इस बड़े वाले स्ट्रक्चर का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले ट्रायंगुलर लैमिना के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का 16 गुना होगा, 16 टाइम्स होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब फिर से ध्यान से देखो, अब फिर से अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि इस बड़े वाले इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे कैलकुलेट करें सिंपली, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I, प्लस इन तीनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का इस एक्सिस के अबाउट सेम सेम है। तो क्या करेंगे, एक के निकाल के 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स I डैश, इसमें कोई डाउट नहीं है। I0 इज इक्वल्स टू I प्लस I0 की वैल्यू भी चाहे तो आप 16I पुट कर सकते हो, कर ही देते हैं। I0 की वैल्यू क्या कर देते हैं? 16I पुट कर देते हैं, प्लस 3। अब ये I डैश कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखो। I डैश क्या है? I डैश है इस वाले का, चाहे इस वाले का, चाहे इस वाले का, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फिर से हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना होगा। इसका इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जो इसका होगा वही इसका भी होगा क्योंकि एक्सिस सेम सेम है, ये भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। हाँ, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें अगर ये डिस्टेंस पहले सिंपली कैलकुलेट करना हो तो ये a/2 हुआ, ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। इस डिस्टेंस को अगर d मान लें और इसमें चुपचाप tan 30 डिग्री ले लें, तो tan 30 डिग्री अगर आप लोगे तो क्या आएगा? d/a/2। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 2 जाएगा ऊपर, 2d/a। फाइनली यहां से d की वैल्यू हमें मिलेगी a/2√3। तो ये इतनी वैल्यू होगी a/2√3। नीचे ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी वही होगी, दोनों को जोड़ेंगे। जब आप जोड़ोगे तो a/2√3 प्लस a/2√3 फाइनली आएगा a/√3। तो ये जो पूरी सेपरेशन है ये a/√3 होगी, ये ध्यान रखना। ये पूरी सेपरेशन हमने निकाली, कितनी आई? a/√3। अब इसमें लगाते हैं जो I डैश है वो हम कैसे लिखने जा रहे हैं? ये लिखने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। उसमें पहले क्या लिखते हैं? ICM।
ICM किसका, इसका, ये वही होगा जो इसका होगा, यानी कि I प्लस md स्क्वायर, इसका मास m ही होगा, सेम तरह की स्क्वायर प्लेट्स हैं, मतलब ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं, और d की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है a/√3, उसका स्क्वायर करेंगे a²/3, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बस इधर उधर करके आपको i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 16i में से i गया 15i, 15i में से 3i और माइनस होगा, तो ये आएगा 12i इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये आ जाएगा ma², और फाइनली यहाँ से i की वैल्यू होगी ma²/12। कोई डाउट नहीं है। i इधर गया, या 3i और i 4i हुआ, 16i में से 4i माइनस हुआ तो आ गया 12i, 3 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ma², तो यहाँ से i की वैल्यू होगी ma²/12। ये होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो अगर कोई ट्रायंगुलर लैमिना गिवन हो, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना, उसका मास m हो और साइड की लेंथ a हो, तो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 होता है। याद रहे तो अच्छा होगा, याद रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। सोचा इस पे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप पढ़ के गए, ये आपसे पूछ दिया कि इस एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताओ, तो अभी ये आपने कैलकुलेट किया है, फिर लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना, ये डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से ये 30 डिग्री, ये आपका a/2, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस को अगर r माना जाए तो आप इसमें ले लो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी a/2 डिवाइडेड बाई r, वहां से r की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के इस एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था। अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अभी तो वैसा क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं पाए जिसमें किसी रिजिड बॉडी में से कुछ पार्ट काट के निकाल दिया जाता है। अभी एक सिलेंडर का भी केस बचा हुआ है। सिलेंडर में अभी ऐसा केस बचा हुआ है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या होगा, ये भी अभी प्रूफ करवाएंगे। आज तो लग रहा है टाइम काफी हो गया, तो क्या किया जाए, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, फिर आज की इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। एक वीडियो लगता है अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे और बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, बनानी पड़ेगी तो बनेगी, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने ये चीज बताई और ये चीज नहीं बताया। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें एक ही क्वेश्चन में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों एक साथ यूज हो जाए, और इस पे क्वेश्चन भी IIT JEE में पूछा गया है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले JEE वाला क्वेश्चन नहीं, पहले ऐसा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक ऐसा फूल की डिजाइन गिवन है, सिमेट्रिक है, बनाने में मेरे से ऊपर नीचे हो सकता है बट सिमेट्रिक है, पंखुड़ी जैसी सी डिजाइन है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। इस एक्सिस के अबाउट फैन समझ लो, फैन है, फैन घूम रहा है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। कितना गिवन है? I इज इक्वल्स टू सपोज ma²/7, ये गिवन है। इसमें a ये है, यहां से इस पूरे कॉर्नर की लेंथ है, ये a है। इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है? ma²/7। अब आपसे कह रहा है आप इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और सोचो ये कैसे सॉल्व होगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। क्या इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल नहीं है। तो क्या करेंगे? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी लगाएंगे, तो ये एक्सिस तो यहां से पास हो रही है, ये एक्सिस यहां से पास हो रही है। एक बार में ये क्वेश्चन किसी एक थ्योरम को लगाने पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे? ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा।
इस एक्सिस को मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई नॉट। तो ड्यू टू सिमेट्री ये जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी वाई एक्सिस, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई नॉट ही होगा। अब इसमें और इसमें लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड क्वेश्चन में गिवन है ma²/7, उसकी जगह कुछ भी गिवन हो सकता है, मैंने एक ऐसे वैल्यू ले ली ma²/7। आई एक्स मैंने माना आई नॉट, तो आई वाई भी हुआ आई नॉट, ये आ गया 2i0 इज इक्वल्स टू ma²/7। यहां से आई नॉट की वैल्यू हमें मिली ma²/14। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ध्यान से देखो, अब इस वाली एक्सिस को देखो जो कि y एक्सिस है, और इस एक्सिस को देखो, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है ना। तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो जो कि ICM भी होगा, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, तो हम इसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस से इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब लिखेंगे आई अबाउट, इस एक्सिस को AB मान लें, इसको AB नाम दे देते हैं। आई अबाउट AB क्या होगा, ICM विच इज IY प्लस MD²। ICM क्या है, यही आई नॉट, यानी कि ma²/14 प्लस m, d की वैल्यू ये होगी, और ये क्वेश्चन में गिवन है कितनी, a, तो ये आ गया a²। कितना हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 15/14 ma²। इस पे भी IIT में क्वेश्चन आया था। तो चलिए अगली वीडियो में IIT के वो सारे क्वेश्चंस, जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन जिसमें किसी पर्टिकुलर रिजिड बॉडी से कुछ पार्ट हम ऐसे काट के निकालते हैं, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियोस देखते रहिए, यूं ही पढ़ते रहिए। रोटेशनल मोशन की शानदार जर्नी हमारी चालू है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।